बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर ख़ान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, पुर्तगाल ने अपनी इमिग्रेशन बंद कर दी है। अब आपको पुर्तगाल बिल्कुल भी आने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर पुर्तगाल ने अपनी इमिग्रेशन बंद कर दी है तो फिर यूरोप के वो कौन से ममालिक हैं जहाँ पर आपको आना चाहिए, जहाँ पे कुछ ही महीनों में वहाँ पे आपको टीआरसी मिल जाएगी और कुछ ही अरसे में वहाँ का पासपोर्ट यानी कि सिटीजनशिप मिल जाएगी। अच्छा फ्रेंड्स, इसके अलावा जिन लोगों ने पुर्तगाल में अपनी फाइल लॉक करी हुई है, जिनके आर्टिकल 89 प्रोसीड हो रहे हैं, 90 प्रोसीड हो रहे हैं और जो दूसरे इमिग्रेशन के मामला चल रहे हैं, उनके साथ क्या होने जा रहा है, उनको अपने मामला को किस तरीके से हैंडल करने चाहिए, आया कि वो पुर्तगाल में मौजूद हैं या पुर्तगाल से बाहर हैं। इसके अलावा वो लोग जिन्होंने अपने बैग तैयार कर लिए, जिनके वीजे लग चुके हैं, वो पुर्तगाल आ रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए पुर्तगाल पहुंचने से पहले। तो फिर जी आपको पता है कि मैं जब भी कोई न्यूज़ आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ या कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ तो वो हवा में उड़ती नहीं होती है, बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड होती है, क्योंकि हमारा अपना ऑफिस पुर्तगाल में मौजूद है। तो मैं तमाम तरह रिसर्च करता हूँ और बल्कि मैं अभी आपको सबूत भी दिखाऊंगा, एविडेंस भी दिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अच्छा फ्रेंड्स, गुज़श्ता 3-4 दिन से मेरी तबीयत सही नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट सैटरडे को मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। मौसम मुझे कुछ अच्छा नज़र आ रहा था तो मैं शूट करने के लिए घर से बाहर चला गया। उसके बाद मैं आगे घर के लॉन में आके बैठ गया और मुझे लग गई सर्दी, जिसकी वजह से तबीयत मेरी बहुत बुरे तरीके से ख़राब हुई और मैं घर पे बेड रेस्ट पे हूँ। और आज कुछ तबीयत बेहतर है और कुछ मामला मतलब कुछ न्यूज़ गर्दिश में चल रही थी, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के बहुत सारे मामला जो लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं और कॉल कर रहे हैं तो उनको मैं क्लियर करूँ। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप सब भाई और देखने वाले मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे सेहतयाबी और शिफा अता फरमाए, क्योंकि मैंने इन दिनों में पुर्तगाल में पहुंचना था और वहाँ पे पहुंच के ऑफिस में कुछ मीटिंग थी वो करनी थी, और पुर्तगाल पहुंच के लिए पहुंचने के बाद आप सब भाइयों के लिए वहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे कुछ पैकेजेस लॉन्च करने थे, बहुत ही चौकस पैकेजेस, जिसमें तमाम तर भाई जो पाकिस्तान में हो पुर्तगाल में वो उससे फ़ायदा उठा सकते थे। लेकिन मैं तबीयत ख़राब होने की वजह से नहीं जा सका। लेकिन अब मैं आइंदा आने वाले कुछ दिनों में जा रहा हूँ, जब जाऊँगा तो जाने से पहले आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो वो लोग जो पुर्तगाल में मौजूद हैं, जो रब्ता करना चाहें रब्ता कर सकते हैं। सही है? तो फ्रेंड, चलते हैं अब अपनी न्यूज़ की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ, इसके लिए आपको एक बैकग्राउंड को समझना होगा। फ्रेंड्स, जो पुर्तगाल के जो प्राइम मिनिस्टर थे कोस्टा अंतोनियो, ये पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर थे। इन पे इन्वेस्टिगेशन के चार्जेस लगे, करप्शन के चार्जेस लगे और फिर हो गई इन पे इन्वेस्टिगेशन शुरू। और 7 नवंबर 2023 को इन्होंने रिजाइन कर दिया। ये भी अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसके बाद जो अपोजिशन पार्टी थी, वो उनका ये जो कोस्टा अंतोनियो, ये इमिग्रेशन की बिल्कुल फेवर में थे। इन्हीं की वजह से पुर्तगाल में जो इमिग्रेशन के मामला हुए हैं और जो स्पीड आपको नजर आ रही है कि लोगों को जल्द बायोमेट्रिक्स मिलने हैं, टीआरसी, तो वो इन्हीं की, ये और इनकी जो पार्टी है वो इमिग्रेंट्स के फेवर में थी। चाहे आर्टिकल 88 हो, 89 हो, तो इनकी वजह से पुर्तगाल में मामला चल रहे थे। लेकिन अपोजिशन जो पार्टी है उसने ये नारा लगाया और बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें करी जो रियलिटी से मैच नहीं करती। उन्होंने कहा भाई ये इमिग्रेंट्स आए हुए हैं, ये यहाँ पे आके हमारे लोगों की रिहाइश पे कब्जा कर रहे हैं, हमारे कारोबार पे कब्जा कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारी जो लोकल पब्लिक है ये मुश्किलात में। तो इन्होंने इस तरह की बातें करी। और जब भी यूरोप में कोई भी मुल्क या कोई भी लीडर इस तरह की जब फॉरनर्स के खिलाफ यानी इमिग्रेंट्स के खिलाफ बात करता है, तो पार्टी जो उस मुल्क के जो लोग होते हैं उसकी फेवर में आ जाते हैं। यही मामला हॉलैंड में भी हुआ है। वो जो हॉलैंड वाला मामला है वो मैं भी आगे चल के बताता हूँ। जिस जो पार्टी जीती है वो अभी तक प्राइम मिनिस्टर ही नहीं बन सका यहाँ का। तो इसी तरीके से कोस्टा अंतोनियो ने रिजाइन किया। तो इसके अप्रैल 2024 को, यानी अब से तकरीबन यूँ समझे कि 10-11 दिन पहले जो है ये लुइस मोंटेनेग्रो, ये अपोजिशन लीडर थे जो फॉरेनर के बहुत खिलाफ हैं, इन्होंने नारा लगाया। इसको वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, उन्होंने चार्ज संभाल लिया। अब चार्ज संभालने के बाद पहले तो ये कह रहे थे कि इमिग्रेशन बंद करना चाहिए। अब इन्होंने कुछ प्रपोजल रखे। ये नहीं कह रहे कि इमिग्रेशन बिल्कुल ही बंद कर देनी चाहिए। अब इमिग्रेशन क्यों बंद नहीं करना चाहिए, उसके दो इंपॉर्टेंट तरीन फैक्टर्स हैं, वो मैं अभी आगे चल के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई इमिग्रेशन में कुछ सख्तियां करनी चाहिए। जो खासतौर पर जो इलीगल इमिग्रेंट जो आ रहे हैं उनके लिए सख्तियां करना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि कोई इस तरह का, यानी ये चाह रहे हैं कि एक डायनेमिक सिस्टम बनाया जाए, एक पैटर्न बनाया जाए जिसमें जो इमिग्रेंट्स हैं उनको सेलेक्ट करके इमिग्रेशन दी जाए। और वो यही चाह रहे हैं जिस तरह नीदरलैंड्स के अंदर है, वो जो हाईली स्किल माइग्रेंट्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हाईली प्रोफेशनल्स हैं, उनको लेकर आया जाए पुर्तगाल के अंदर। इसी तरीके से जो है वो इस तरह की कुछ प्लानिंग करना चाह रहे हैं। इस तरीके से चाह रहे हैं कि जो जॉब सीकर वीज़ा है उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट किया है, क्योंकि पिछले साल पुर्तगाल ने जॉब सीकर वीज़ा तो ऐलान कर दिया गया, लेकिन अभी तक आपको पुर्तगाल की सरजमीन पर कोई भी ऐसा शख्स नजर नहीं आएगा जो उस जॉब सीकर वीज़ा पर लेकर पुर्तगाल पहुंच चुका हो। तो पैसे कमाने के लिए इन्होंने ये काम तो कर दिया, तो लेकिन अभी तक कोई भी बंदा नहीं है, कोई भी बंदे का केस इस तरीके से अप्रूव नहीं हुआ जो पुर्तगाल पहुंच गया, बता रहा हूं कि मैं जॉब सीकर वीजा के बिहाफ पे पुर्तगाल पहुंच चुका हूं। तो लेकिन वो चाह रहे कि जॉब सीकर वीजा जो है इसके अंदर कुछ तब्दीलियां की जाएं और पुर्तगाल के अंदर जो इमिग्रेंट्स जो मौजूद हैं, जब मौजूद हैं
जिनकी फाइल लॉक हो चुकी है, जिनके मामला आर्टिकल 89 या 90 के तहत चल रहे हैं या और दूसरे मामला चल रहे हैं, वो तो उनको तो डेफिनेटली उनके मामला चलते रहेंगे। अब जो नए आने वाले हैं उनके लिए कुछ मुश्किलात हो सकती हैं, उनके लिए सख्ती हो सकती है, लेकिन वो सख्ती ऐसी नहीं कि आज से शुरू हो जाएगी, वो कल से शुरू हो जाएगी या वो 4 महीने बाद शुरू होगी। इसको टाइम लगेगा, इसमें तकरीबन यूं लगेगा कि साल 1.5 साल लग सकता है इसके अंदर, और जरूरी नहीं कि इस तरीके से हो। अब ये इमिग्रेशन में अगर इतनी बड़ी तब्दीलियां कर देंगे या बंद कर देंगे, उसके पुर्तगाल की जो इकोनॉमी है वो ठप हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि पुर्तगाल की जो सोर्स ऑफ इनकम है वो दो हैं बहुत बड़े। एक है वहाँ पे टूरिज्म, पुर्तगाल में टूरिस्ट बहुत ज्यादा आता है और उसकी वजह से पुर्तगाल की जो इकोनॉमी है वो मतलब इनकम जनरेट होती है वहाँ पे। और जो दूसरा जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है वो है इमिग्रेंट्स, चाहे वो इलीगल इमिग्रेंट्स वहाँ पे आके फाइल लॉ करवाएं या बिजनेस करें, अपना आर्टिकल 89 प्रोसीड करवाएं या D7 D, जिस तरीके से भी लोग वहां पर आ रहे हैं, वो आने के बाद वहां पे बाकायदा अपना काम करें। जो लोग जॉब कर रहे हैं तो उनका एम्प्लॉयर उनकी सैलरी में से जो विद होल्डिंग टैक्स, जिसे सैलरी टैक्स कहते हैं, वो पे कर रहा है। और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं तो उनके बिजनेस के बिहाफ पे जो भी इनकम जनरेट होती है तो वो टैक्स फाइल कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, जिससे पुर्तगाल की इकोनॉमी लिफ्ट कर रही है, उनकी इकोनॉमी आगे की तरफ जा रही है। और उससे फायदा उनको ये हो रहा है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स इनको जो कमाई हो रही है ना, तो पुर्तगाल को इतना कोई अमीर, कोई रिच किंगडम नहीं है, कोई इतनी अमीर स्टेट नहीं है नेदरलैंड्स की तरह, जर्मनी की तरह, फ्रांस की तरह, बेल्जियम की तरह। वो एक मुल्क है और उसके अंदर एक लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम है उनके। तो जो दो मेन सोर्स ऑफ इनकम, एक टूरिज्म है, दूसरा है इमिग्रेंट। तो इमिग्रेंट तो जो कमाई हो रही है, जो पुर्तगाल में बूढ़े लोग हैं, वो लोग जो रिटायर्ड हो गए, और जो वेलफेयर के मामले से वो इमिग्रेंट्स की जो टैक्स का पैसा आ रहा है, इससे वो लोगों के खर्चे पूरे कर रहे हैं। और अगर ये इमिग्रेशन ही बंद हो जाएगी और लोग टैक्स पे करने वाले वही रुक जाएंगे, तो पुर्तगाल के अंदर जो बूढ़े लोग हैं उनको पैसे कहाँ से मिलेंगे, और जो लोग रिटायर्ड हो गए उनको पेंशन कहाँ से मिलेगी। वेलफेयर के जो बहुत सारे मामला चल रहे हैं वहां पे करेंगे। आपको पता है कि पुर्तगाल के अंदर बच्चों की एजुकेशन भी फ्री है, वो भी इन्हीं टैक्स के पैसों से जा रहा है। इसके अलावा पुर्तगाल में मेडिकल भी फ्री है, वो भी इसी पैसों से जा रहा है। और जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो सिटीजन है, और उनको भी वहां पे कुछ फैसिलिटीज मिलती है जॉबलेस होने की वजह से, तो वो सारा सिस्टम जो है उनका कोलैप्स हो जाएगा। तो ये जिस तरह की जो पार्टीज होती है ना, जो फॉरेनर का नाम लेकर आती है कि भाई इमिग्रेंट के खिलाफ, तो ये आ तो जाती है, उनके सिर्फ मोटिव यही होता है। और ये ज्यादा देर नहीं चलती, ये साल 2 साल बाद ये पार्टी छोड़ के चले जाती है, क्योंकि इनके पास सिर्फ यही नारा होता है कि फॉरेनर को निकाला जाए, इमिग्रेंट्स को निकाला जाए। लेकिन जब ये आ जाते तो इनके लिए बहुत सारे काम करना जो नहीं है, वो जिस तरह का ये नारा लगाकर आए होते तो वो काम करना इनके लिए इतना आसान नहीं होता। इसी तरीके से मैं जैसे आपको हॉलैंड की मिसाल दे दूं, हॉलैंड में एक शख्स है वो जो इस्लाम मुखालिफ है, गेट विल्डर्स जिसका नाम है, आपने सुना होगा, और वो बहुत बड़ी तादाद में सभा जीत गया और गुज़श्ता 20 साल से स्ट्रगल कर रहा था। और उसका भी नारा क्या था कि इस्लाम को जो नहीं है प्रोहिबिटेड कर दिया जाए, इस्लाम को कम किया जाए, मस्जिदों को बैन लगा दिया जाए, कुरान पे बैन लगा दिया जाए। तो वो जीत गया। 2-3 महीने हो गए उसको जीते हुए, और वो अभी तक प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पा रहा, क्योंकि कोई भी पार्टी उसके साथ जो है वो ज्वाइन नहीं करने जा रही। उसकी वजह यही, क्योंकि जब आप ये इस तरह के नारे लगाएंगे कि भाई आपके जब मोटिव ये होगा और आप एक पैटर्न ये लेकर आएंगे भाई हम इस्लाम को खत्म कर देंगे, कुरान पे बैन लगा देंगे, तो जाहिर सी बात है कि मुल्क के अंदर एक हाड़ाउड़ी मचेगी। तो अभी तक प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, और अगर 6 महीने और मजीद मतलब आने वाले 2-3 महीने बाद, यानी 6 महीने हो जाते हैं, तो फिर हॉलैंड में आप सुनेंगे दोबारा इलेक्शन हो रहेंगे। तो ये जो पार्टी आई लुइस मोंटेनेग्रो की, तो ये कुछ ही अरसे चलेगी। मैं अपनी एक्सपीरियंस के बाद बता रहा हूँ कि मैं काफी अरसे से यूरोप में रह रहा हूँ, यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ। तो इनका सिर्फ मोटिव यही है कि इमिग्रेशन को बंद कर दो, लेकिन अगर ये इमिग्रेशन नहीं बंद कर पाए, क्योंकि इनका सिर्फ मोटिव ये है कि इमिग्रेशन को बंद कर दें, लेकिन बाद में पब्लिक के लिए क्या करेंगे, आप स्कूल के लिए क्या करेंगे, एजुकेशन के लिए क्या करेंगे, हेल्थ के लिए क्या करेंगे, उस मामले में इनको कोई खास प्रोस्पेक्टिव नहीं है। तो उसकी वजह से ये है कि कुछ अरसे में ये पार्टी फारिग हो सकती है। और जो पुराने प्राइम मिनिस्टर हैं कोस्टा अंतोनियो, अगर उन पर इन्वेस्टिगेशन के चार्जेस क्लियर हो जाते हैं और उन पर कोई भी सबूत या कोई भी इस तरह की चीज क्लियर नहीं होती, तो वो कौम में हीरो बन जाएंगे। और कुछ अरसे बाद फिर वो दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे, तो लोगों की हमदर्दी उनके साथ होगी। एक शख्स जिसने कुछ किया भी नहीं था, उस पर जो है वो करप्शन चार्जेस लगे, और इन्वेस्टिगेशन बात के बाद पता लगा कि भाई इस पर कुछ भी इस तरह का नहीं निकला, तो लोगों की हमदर्दी उनके साथ बढ़ जाएगी। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी आपको पता है मामला चलते हैं, आवाम की फेवर जो है वो उसी के साथ होती है जो मजलूम नजर आ रहा होता है। तो ये सारी चीजें फ्रेंड्स। अच्छा फ्रेंड्स, अब पुर्तगाल में कुछ लोगों ने मुझे बताया वकार भाई मैंने अपनी पुर्तगाल में फाइल लॉक करवा दी थी, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, वकार भाई मैं यूएई में बैठा हूँ, सऊदी में बैठा, मैंने पुर्तगाल में फाइल लॉक करवा दी। भाई देखें, इस तरह के काम नहीं करें। इस टॉपिक पे पिछले साल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि भाई अब तक पुर्तगाल की सरजमीन पर अगर आप लैंड ना कर जाए, तो आप उस वक्त तक पुर्तगाल में अपनी फाइल लॉक नहीं करवाए। पहले आप यूरोप में आ जाए, भला हॉलैंड आ जाए, जर्मनी, उसके बाद फाइल लॉक करवा दे, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, फिर तो आप पुर्तगाल पहुंच जाएंगे। लेकिन पता लगा आपने पुर्तगाल का वीजा भी ले लिया, जर्मनी का वीजा ले लिया, हॉलैंड का ले लिया, कहीं का भी ले लिया, लेने के बाद आप पुर्तगाल आने पता लगा डिपोर्ट हो गए वापस, या किसी वजह से आ ही नहीं सके, तो वो जो पैसे ना आपके फाइल के वो भी जाया हो जाएंगे। इस तरह का काम नहीं करें बराए मेहरबानी। तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो,
और पुर्तगाल के हवाले से सर्विसेज लेना चाहते हैं तो ये भी ऊपर आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर नजर आ रहा है, राब्ता करना चाहें तो राब्ता कर सकते हैं। बेहतर ये कि कॉल बुक करवा लीजिए, उसमें तमाम चीज़ें डिटेल से डिस्कस हो जाएंगी। और आइंदा आने वाले दिनों में जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पुर्तगाल पहुंच रहा हूँ, जब पहुंचूंगा तो उस हवाले से भी आपको इन्फॉर्म करूंगा। अगर आप लोग वहाँ पे राब्ता करना चाहें तो राब्ता कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें। अब मेरी सेहतयाबी के लिए दुआ के लिए और उन लोगों के लिए जो बीमार हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।